आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस पे वीडियो बनाइए, तो इस वजह से मैंने इसको बनाया है। और एक चीज़ और कि इसमें एक पीडीएफ है जो कि ग्रुप में मैंने डाली हुई है, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, तो जिसने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो यहाँ से समझ सकता है। ठीक है, और मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इस वजह से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, ठीक है। कभी कभी हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो याद रखिएगा कि डबल सॉल्ट जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट सकता है। फॉर एग्जांपल मैं MgSO4.7H2 लेता हूँ, ठीक है। तो ये H2 अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो कि अलग अलग हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, और जो नहीं डिसोसिएट होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइन में उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद एक बाहर चीज़ लगी रहेगी जिसको हम बोलते हैं काउंटर आइन। काउंटर कहते हैं बैलेंस करने वाला, तो ये इस पूरे चार्ज को बैलेंस करता है, इस वजह से इसको बोलते हैं काउंटर आइन। ये बीच में रहता है हमारे पास सेंट्रल एटम। याद रखिएगा हमेशा एक चीज़ कि सेंट्रल एटम मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और डी ब्लॉक का भी 3D सीरीज से रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि क्यों ऐसा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से इसको लिया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स कहते हैं डोनर एटम्स को। अगर हम डोनर एटम्स की बात करेंगे तो हमारे पास लिगेंड्स आएंगे। लिगेंड्स के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होता है ये नंबर। इस नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी भी हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, जो ये नंबर लिखा रहता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं लिगेंड्स को। लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं लिगेंड को। पहला होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा होता है न्यूट्रल। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है Cn माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल हो जाता है H2N प्लस, NH3, NH4 प्लस, NO प्लस। ये सब न्यूट्रल पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होंगे, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, NH3, CO। ठीक है, अभी CO से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये सब चीज़ें, इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। आगे चीज़ आती है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मास सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना चाहें तो क्लासिफाई करना चाहें तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा आइसोमेरिज्म सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर की वजह से होता है, स्ट्रक्चर की वजह से होता है, या फिर होता है ओरिएंटेशन की वजह से, ओरिएंटेशन की वजह से। अगर स्ट्रक्चर की वजह से होता है तो उसको हम 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, और अगर ओरिएंटेशन की वजह से होगा तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 2 तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो एक बच्चे से जब हम एक दोस्त ने पूछा कि कई मूवी देखने चलोगे, दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, मैं इमरान क्लासेस लूँगा, ठीक है, मुझे इमरान क्लासेस लेनी है। तो उसने बोला इमरान क्लासेस लेनी है, ठीक है, इमरान क्लासेस लेनी है। सबसे पहला आइसोमेरिज्म होता है आयोनाइजेशन, दूसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, तीसरा होता है लिंकेज, और चौथा होता है हमारे पास हाइड्रेट। ठीक, अब
सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ कि आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें डिफरेंस इन आइंस होते हैं, डिफरेंस इन आइंस। ठीक है, अगर आइंस में डिफरेंस की वजह से कभी भी आइसोमेरिज्म शो हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ NH3 है और ये है हमारे पास SO4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी NH3 तो न्यूट्रल होता है, Br। ठीक है, Br है तो और SO4, इसके ऊपर चार्ज -2 होगा, Br के ऊपर -1 होगा। अब क्या होगा कि ये अंदर आ गया और ये बाहर आ गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से समझ लेते हैं। SO4 ये है, ठीक है, तो SO4 तो अंदर आ जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा। यहाँ इसको, ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं तो ये आयोनाइजेशन के हैं। दूसरा हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में किसकी वजह से होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की वजह से, एम्बीडेंटेड। ठीक है, अच्छा, अगर हम डोनर एटम्स के अकॉर्डिंग बात करें, डोनर एटम्स के अकॉर्डिंग, तो डोनर साइड के अकॉर्डिंग या डोनर एटम के, तो हमारे पास सबसे पहला होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है। दूसरा होता है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, और तीसरा होता है पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल हमारा H2O हो सकता है और O2- भी हो सकता है, मोनोडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड का एग्जाम्पल होता है ऑक्जिलेट आइन, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट को हम लिखते हैं COO। ठीक है, इसी को बुक में कभी कभी C2O4 लिखा रहता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल होता है इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, EN जिसको बोल देते हैं कभी कभी। और पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल होता है EDTA, EDTA। ठीक है, ये हेक्साडेंटेड होता है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब तो अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो ये दो तरफ से बॉन्ड बना सकता है, तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल मेटल है और दूसरा सेंट्रल मेटल है, इसके साथ जो लिगेंड लगा है वो NH3 है, इसके साथ लगा है CN। अब क्या होगा कि इसके जो लिगेंड्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, इसका लिगेंड इसके साथ आ जाएगा O के, CO के, और इसका लिगेंड इसके साथ आ जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास हाइड्रेट। हाइड्रेट कहते हैं वो आइसोमेरिज्म जो जिसमें वाटर होता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वाटर तो होगा, लेकिन ये एक्चुअली में स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस होता है आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ज़रूरी है कि वो आयोनाइजेशन भी करे। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन आ चुका है एक बार एंट्रेंस में। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी शो नहीं करता टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 है, 2 3 4 है। ग्रेटर द आयोनिक चार्ज, जितना ज़्यादा आयोनिक चार्ज होता है उतनी ही वैल्यू डेल्टा की होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखिएगा, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना होगा सिंपल मॉलिक्यूल का तो हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 3d5 4s1 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, एक्सेप्शनल केस है। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें जितने भी होते हैं। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमारे पास ये आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने जब 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है, कैसे पता चला, इसने 3 चार्ज आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव, इस वजह से। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये निकल गए। अब जो वैकेंट ऑर्बिटल्स रहीं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी भी वैकेंट ऑर्बिटल्स रहीं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और इस वजह से यहाँ से जो आया हमारे पास स्ट्रक्चर वो हुआ D2, क्योंकि 2 हैं, फिर ये S और ये P3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि आगे आएगा। कुछ ट्रिक्स भी मैं आगे दूंगा ताकि आसानी से निकल सके।
अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट भी हम याद कर सकते हैं, इसका हाइब्रिडेशन ये होगा, इसका हाइब्रिडेशन ये होगा, निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें, स्क्वायर प्लेनर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो ये सब कंपाउंड जो होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये मेटल है, ठीक है, ये लिगेंड्स है। मान लेते हैं कि मेरे पास Cu है और Cn2 और H2O ट्वाइस, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर ये 1 होगा और ये 3 होंगे तो अलग अलग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं, मैं ये लेता हूँ, तो Cu Cl CO H2O, इस तरह से मैं 4 अलग अलग लिगेंड्स ले लूँगा तो ये होगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जब डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो इसकी स्प्लिटिंग होकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक और दूसरी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी हमें कि इसको हम बोलते हैं TEG और इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। अच्छा, ये T2G जो चीज़ होती है, ये होती है अलोंग द एक्सिस। अभी मैं इसका मतलब भी बताता हूँ क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए, अलोंग द एक्सिस। और TEG होती है ऑन द एक्सिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है TEG और T2G का। अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल सबसे पहली होती है DXY, दूसरी होती है DYZ और DXZ, और ये होती है DX² Y² और DZ²। याद रखिएगा, ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये 3 हैं, इसको बोलते हैं T2G, और ये होती हैं TEG। और ये जो T2G होती हैं, ये होती हैं अलोंग द एक्सिस, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये होती हैं ऑन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस का मतलब समझ लेते हैं हम, अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब होगा कि अगर हम एक्सिस बनाते हैं तो इसके अलोंग होंगी। ऑन द एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस पे होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि हमारे पास 2 कंडीशन आई, T2G और TEG। कुछ केसेस में ये बड़ी होती है, कुछ केसेस में TEG बड़ी होती है T2G से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर T2G बड़ा होता है तो स्ट्रक्चर आता है टेट्राहेड्रल, और अगर ये बड़ा होता है तो स्ट्रक्चर आता है ऑक्टाहेड्रल। अब लिगेंड्स को हम अगर ऑर्डर में लगाना चाहते हैं तो ये हमारा ऑर्डर है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है CO। याद रखिएगा, CO को हम बोलते हैं पाई एसिड, और ये बैक बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से सिनर्जिक इफेक्ट आता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है जो मैंने दिया है PDF में, वहाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी CO के साथ कंपाउंड बनते हैं वो बैक बॉन्डिंग करते हैं और सिनर्जी इफेक्ट शो कर सकते हैं, और CO को हम पाई एसिड बोलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास ये सीरीज़ है, इसको याद करने के लिए हम बहुत आसान तरीके से याद करते हैं इसको, ठीक है। इमरान भाई साइंस क्लास से फ़ौरन आओ, इमरान भाई साइंस क्लास से फ़ौरन आओ, क्लास होगी नहीं, इधर नहीं, इंग्लिश क्लास। हो गया पूरा याद। इमरान भाई साइंस क्लास से फ़ौरन आओ, क्लास होगी नहीं, इधर नहीं, इंग्लिश क्लास। ये, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये है हमारा वीक लिगेंड और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाटर के बाद जितने भी लिगेंड्स आते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, इससे पहले जो होंगे उसको बोल सकते हैं हम वीक लिगेंड। अब एक वर्ड याद कर लेते हैं, सिल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड
स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और लो स्पिन शो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं करेंगे, बल्कि d2sp3 करेंगे, इनर करते हैं ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग वीक नो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, हाई स्पिन लो स्पिन। अगर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो रहा है और हाई स्पिन में, तो नंबर हम याद कर लेते हैं, ये, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे जब तक, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो जॉन टेलर्स स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखेंगे, इसका हमसे पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन क्या क्या नंबर होना चाहिए, 4 और 9 हो सकता है, 4 हो सकता है 9। अब इसमें ये देखेंगे कि कहाँ 4 और 9 होगा, जिसमें 4 या 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही शो करेगा जॉन टेलर्स इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्वेश्चन नंबर हैं, ठीक है ना। अब देखिए टेट्राहेड्रल, ये जो पीडीएफ में है क्वेश्चन उसका है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो शो नहीं करते जीआई। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएंगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके कंपाउंड्स की 3 कंडीशन होगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अगर कंपाउंड इन तीनों में से कोई है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। डायरेक्ट हम ये याद रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये है तो सिर्फ 2 आइसोमेरिज्म आएंगे, अगर ये कंडीशन है तो 3 आएंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो ये बनेगा, लेकिन जीआई नहीं आएगा एक भी। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास EAN नंबर। EAN नंबर कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ही कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Z मतलब एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए एक चीज़ और याद रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे मेटल की, ठीक है। अच्छा अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर हम जानते हैं आयरन का कितना होता है 26। अच्छा ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड अगर ये है तो हम इसको x मानते हैं थोड़ी देर के लिए, +5, लेकिन ये तो 0 है, इजिकल टू 0, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई Fe की 0। उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो नंबर होता है इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास ये आ गया, इस नंबर को हम बोलेंगे EAN नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 इस का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसमें हम दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने निकाल के देखा, ये हो गया, ठीक है। याद रखिएगा EAN नंबर किसके लिए वैलिड नहीं होता, उसके लिए वैलिड नहीं होता जिसका EAN नंबर नोबेल गैस से अलग हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। 35 है क्योंकि इसका। डाईमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक अलग होता था, यहाँ अलग है। इफ़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे तभी हमारा डाईमैग्नेटिक होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग, एक टेबल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल्स है हमारे पास और कलर है, ठीक है। अगर ये होगा तो कलर हमारे पास ये आएगा, इसी तरह से ये सब कंपाउंड्स याद रखिएगा, ठीक है। अभी और जो वीडियोस हैं वो आप लोग ग्रुप से देख सकते हैं, ठीक है, उसमें और ट्रिक्स हैं।